हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। काफ़ी टाइम से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी 9th क्लास के बच्चों की। उनका एक ही कहना था कि सर आप 9th क्लास की वीडियो को अपलोड करो। तो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया है और मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ 9th क्लास की वीडियो, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास का पहला चैप्टर जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, जिसका नाम है हमारा मोशंस। ये चैप्टर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ मैथमेटिक्स के टर्म्स भी देखते हैं, मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन भी यूज़ करते हैं। बच्चों को ऐसा लगता है कि अभी तक हम साइंस में तो ऐसा कुछ पढ़ते नहीं थे, लेकिन ये चैप्टर ऐसा आ गया जिसके अंदर मैथ्स भी आ गई है, तो उनको कंफ्यूजिंग लगता है। ये उनको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत भी आती है, प्रॉब्लम भी आती है। तो हम एक एक टॉपिक को बड़े इजी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और इसके जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे उनको हम आसान तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारा पहला पार्ट होने वाला है, यहाँ पर हम कवर करेंगे स्पीड और वेलोसिटी तक का जो भी हमारा कंटेंट है, जो भी हमारा टॉपिक है। उसके बाद जो हम इक्वेशंस पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशंस, वो हम अगले पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट करते हैं, जो हमारा चैप्टर का नाम क्या है, मोशन। अब अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करो। जो भी आपके आसपास की चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, या तो वो अपनी जगह रुकी हुई हैं या फिर वो अपनी जगह से हिल रही हैं, मूव कर रही हैं, चल रही हैं। तो कोई भी ऐसी वस्तु जो अपनी जगह को चेंज कर रही है समय के साथ, तो वो याद रखना, उसके लिए हम टर्म्स क्या यूज करते हैं, मोशंस। उसकी स्टेट क्या है, उसकी अवस्था क्या है, वो है हमारी मोशंस की अवस्था है, यानी कि मोशन की स्टेट है। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जगह फिक्स है, अपनी जगह रुका हुआ है, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हो गया एकदम, तो मेरी जो स्टेट है वो कौन सी है, मेरी स्टेट हो गई रेस्ट की, यानी कि मैं अपनी जगह फिक्स हूं। इसके लिए दूसरा टर्म्स भी यूज करते हैं, वो होती है हमारी स्टेशनरी स्टेट। तो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, या तो वो रेस्ट की स्टेट में होंगे या फिर वो मोशन की स्टेट में होंगे। अगर वो चेंज कर रहे हैं अपनी प्लेस को, दैट मीन्स दे आर इन द मोशन स्टेट। अगर वो रुके हुए हैं तो उसके लिए रेस्ट की स्टेट यूज करेंगे। कुछ एग्जांपल हम जैसे ले सकते हैं, जैसे मछली तैर रही है तो वो हमारी क्या हो गई, मोशंस के अंदर है। पक्षी उड़ रहा है, मोशंस के अंदर है। इंसान दौड़ रहा है, मोशंस के अंदर है। और ये भाई सभी मोशन के अंदर है। तो इतने सारे एग्जाम्पल हमने देखे मोशंस के अंदर। कुछ रेस्ट के भी देख लेते हैं। तो रेस्ट के लिए, जैसे यहाँ पर कोई बैठा हुआ है तो ये भी हमारा रेस्ट के अंदर है। ये चीज रखी हुई है, ये भी रेस्ट के अंदर है। बोर्ड टंगा हुआ है, ये फिक्स है अपनी जगह पर, ये भी रेस्ट के अंदर है। तो जो अपनी जगह को चेंज नहीं कर रहा वो हमारा रेस्ट में है, और जो अपनी जगह को चेंज करेगा समय के साथ वो हमारा मोशन में है। तो उम्मीद है आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। नाउ यहां पर मैंने एक वर्ड और लिखा है जिसका नाम है मूवमेंट। तो क्या मूवमेंट भी मोशन ही होता है या फिर ये कुछ अलग होता है? तो इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, मेरी पूरी होल बॉडी यहीं पर स्थिर है। तो यानी कि मेरी बॉडी चेंज नहीं कर रही है। मैं कौन सी स्टेट के अंदर हूं, मैं स्टेट के अंदर हूं रेस्ट वाली में। और अगर मैंने अपने हाथ को वेव किया, यानी कि अपने हैंड्स को सिर्फ मैंने क्या कराया, मूव कराया, तो मेरी बॉडी का सिर्फ एक पार्ट मूव कर रहा है। तो उसके लिए मैं टर्म्स क्या यूज करता हूं, मूवमेंट। अगर पूरी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह चेंज नहीं हो रही है, उसका केवल कोई सिंगल पार्ट्स अपनी क्या कर रहा है, मूवमेंट को शो कर रहा है, यानी कि मूव कर रहा है या मोशन शो कर रहा है, तो उसके लिए टर्म्स क्या यूज करते हैं, मूवमेंट हो रही है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं फैन का। तो फैन के जो ब्लेड है वो कंटिन्यूसली रोटेट किए जा रहे हैं। अब कंटिन्यूसली रोटेट कर रहे हैं तो फैन के ब्लेड हमारे मोशन में। बट मैं एग्जांपल अगर मैं पूछूं आपसे, क्या फैन मोशन में है, तो फैन मोशन में नहीं है, फैन के अंदर मूवमेंट है। तो कुछ ये एग्जांपल होते हैं मोशन और मूवमेंट के। आपको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट का पार्ट्स मूव कर रहा है तो उसके लिए हम टर्म्स यूज करते हैं मूवमेंट। ओके, अब हम आते हैं यहां पर, जो अगला टॉपिक है हमारा, ये है रेफरेंस ऑफ मोशन, जिसको हम बोल देते हैं रिलेटिव मोशंस। यानी कि मोशन जो होता है वो रिलेटिव होता है। यहां पर मैंने एक टर्म्स यूज करा है, रेफरेंस। अब रेफरेंस ही हमारा क्या करता है, रिलेटिव टर्म्स के लिए डिफाइन करता है कि कोई भी चीज किस तरह से रिलेटिव है। अब मैं इसको समझाने के एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। अब छोटा सा एग्जांपल, सपोज करो मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी है। अब मैंने आपसे पूछा कि ये जो लाइन है, ये लाइन छोटी है या बड़ी है? तो आप कुछ तो बोलोगे कि छोटी है, कुछ बोलोगे बड़ी है, लेकिन इसके बारे में कोई भी स्टेटमेंट देना गलत होगा। कुछ नहीं बोल सकते। इसके बारे में स्टेटमेंट जब देंगे जब हमारे पास कोई रेफरेंस दे रखा होगा। अब रेफरेंस के लिए मैंने दे दी यहां पर एक बड़ी सी लाइन, ये क्या है, हमारी रेफरेंस है। अगर मैंने रेफरेंस के लिए दी बड़ी लाइन तो आप बोलोगे कि ये छोटी है। समझ में आ गया? अगर मैंने यहां पर छोटी सी लाइन ड्रॉ करी है और ये हमारा रेफरेंस है, तो आप बोलोगे कि अब ये वाली लाइन क्या है, बड़ी है। तो जिस तरह से किसी भी चीज के बारे में अगर हमें कमेंट करनी है तो उसके लिए हमें रेफरेंस की पता होना जरूरी है। अगर हम कोई भी चीज मेजर करते हैं तो वहां पर हमें रेफरेंस यानी कि नॉन वैल्यू की मीनिंग पता होनी चाहिए। उम्मीद है आपको ये बेसिक एग्जांपल समझ में आ गया होगा। इसी तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है या फिर मोशंस के अंदर है, उसको कहने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, रेफरेंस पता होना चाहिए। रेफरेंस का मतलब हम कहां से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। सपोज करो मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं और सामने से बस आ रही है।
अब सामने से बस आ रही है तो मैंने देखा कि मेरी सराउंडिंग के अंदर जो भी सारी चीज़ें थी वो सारी अपनी जगह फिक्स थी। अब वो बस आ रही है, बस केवल मूव कर रही है, तो मेरे लिए वो बस क्या हो गई, मोशंस के अंदर हो गई। समझ में आ गया, बस क्या कर रही है, मोशंस के अंदर है। बस के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो सारे क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, वो भी मोशंस के अंदर है। अब सेकंड कंडीशंस क्या है, अगर मैं बस के अंदर बैठ गया और बस कंटिन्यूसली चले जा रही है, अब मैं क्या देख रहा हूं कि जो मेरे साइड में जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो सारे के सारे अपनी जगह फिक्स हैं, मेरी सराउंडिंग में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं जहां बैठा था मेरी बगल वाली सीट पर भी जो इंसान बैठा था वो वहीं पर बैठा हुआ है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, मेरे लिए वो जितने लोग थे अब क्या हो गए, अब वो रेस्ट की पोजीशन के अंदर हो गए। अगर मैंने अपना रेफरेंस चेंज कर लिया, मैं बस के अंदर बैठ गया, वहां पर जितने भी कंडीशंस थी, जितने भी लोग थे वो सारे के सारे किस में हैं, रेस्ट के अंदर है। अब इसी एग्जांपल को हम यहां से समझो, मैंने आपसे पूछा कि जो बस चल रही थी, ये हमारा क्वेश्चन था कि जो बस चल रही है वो मोशन में है या रेस्ट के अंदर है। अब आपको क्या डिफाइन करना है कि रेफरेंस कहां ले रहे हैं हम। अगर मैं बस के बाहर खड़ा हूं तो मेरे लिए वो बस क्या है, मोशन के अंदर है। अगर मेरा रेफरेंस ये वाला है, यानी कि मैं बस के अंदर खुद बैठा हुआ हूं, तो बस के अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे क्या है मेरे लिए, रेस्ट के अंदर है। समझ में आ गया, तो यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है उसके बारे में हम कमेंट जब करेंगे जब हमें रेफरेंस पता होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है वो डिपेंड करता है कि हम उसको ऑब्जर्व कहां से कर रहे हैं। इसी के लिए हम टर्म्स यूज करते हैं रिलेटिव मोशंस। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक। अब हम देखते हैं कि जितने भी सारे ऑब्जेक्ट हैं, क्या सारे के सारे ऑब्जेक्ट एक ही तरीके से मूव करते हैं, क्या सबका एक ही तरीके का मोशन होता है? आप बोलोगे नहीं, सबका मोशंस अलग अलग तरीके का होता है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ बर्ड्स का, पक्षी, उनका मोशन अलग तरीके का होता है, वो कभी कहीं जा रहे हैं कभी कहीं जा रहे हैं। जैसे मैंने कोई एग्जांपल कोई जानवर का, वो कहीं उसकी डायरेक्शंस अलग है, दिशा अलग है। ठीक है, तो जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो जनरली कितने तरीके के मोशंस को फॉलो करते हैं, तो वही हम डिस्कस करते हैं जो हमारा टॉपिक है, टाइप ऑफ मोशन। अगर हम मोशंस को उनके पाथ के बेस पर क्लासीफाई करें, यानी कि वो किस तरह का रास्ता फॉलो कर रहे हैं, किस तरह का पाथ फॉलो कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पर जब हम देखते हैं तो जो हमारे मोशंस होते हैं वो जनरली इस तरह के टाइप के होते हैं। जैसे पहला स्ट्रेट लाइन मोशन, जिसको हम दूसरा क्या नाम दे देते हैं, रेक्टिलिनियर मोशंस। अब रेक्टिलिनियर मोशंस क्या होता है, जैसे इसका नाम है स्ट्रेट लाइन, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट पाथ के अंदर मूव कर रहा है, यानी कि उसका रास्ता कैसे होने वाला है, एकदम सीधा रोड है और मैं उस पर रनिंग कर रहा हूँ, तो यानी कि मेरा जो मोशन है वो कैसा है, हमारा एकदम स्ट्रेट लाइन है। एक कार है और कार यहाँ पर मूव करना स्टार्ट कर दी, रोड कैसा है हमारा, एकदम स्ट्रेट पाथ है, तो उस कार का मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन, जिसका दूसरा नाम क्या हो गया हमारा, रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे मार्च पास्ट का हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो हम इसको लिए सीधा टर्म्स यूज करेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन। सेकंड रखा है यहाँ पर सर्कुलर मोशन। सर्कुलर, जैसे वर्ड आ गया यहाँ पर एक सर्कल आपको पता होगा, यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है, ये रास्ता मैंने बना दिया इस तरह का कुछ, ठीक है, गोल है ये। जैसे देखा होगा एथलीट्स जो होते हैं रनिंग करते हैं वो कुछ सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करते हैं, तो उनका जो मोशन है वो कौन सा मोशन है, उनका है सर्कुलर मोशन। जैसे कॉमन एग्जांपल अर्थ है, सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो कौन सा मोशन है, वो सर्कुलर मोशन है। मैंने एक बॉल ले ली और बॉल को पत्थर से बांध दिया और मैंने गोल गोल घुमाना स्टार्ट कर दिया, तो बॉल का जो मोशन है वो भी कौन सा है, हमारा सर्कुलर मोशन है। ठीक है, अगर उसका पाथ सर्कुलर की शेप में है। थर्ड है हमारा रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन वो होता है कोई भी ऑब्जेक्ट वो गोल गोल नहीं घूमेगा, वो अपनी जगह स्थिर होकर के रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। जैसे तो कॉमन एग्जांपल लेते हैं लट्टू का, जिसको टॉप बोल देते हैं। अगर वो मूव कर रहा है तो देखा होगा जो उसकी कील होती है, नेल होती है, उसी नेल के ऊपर वो एक्सिस पे क्या करता रहता है, गोल गोल घूमता रहता है, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, रोटेशनल मोशन, यानी कि रोटेट कर रहा है, अपनी एक जगह फिक्स होकर के गोल गोल घूमे जा रहा है। जैसे यहाँ पर फैन के ब्लेड हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, तो फैन की जो एक्सिस है उसी के अलॉन्ग क्या कर रहे हैं, वो चारों तरफ मूव कर रहे हैं, तो वो कौन सा मोशन फॉलो कर रहे हैं, वो भी रोटेशनल मोशन फॉलो कर रहे हैं। अर्थ का एग्जांपल लिया अगर हमने, तो अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है, यानी कि सर्कुलर मोशन भी फॉलो कर रही है, बट वो अपनी एक्सिस पर भी घूम रही है, जिस वजह से दिन रात होते हैं, तो यानी कि अर्थ के अंदर रोटेशनल मोशन के साथ साथ सर्कुलर मोशन दोनों ही होते हैं। ठीक, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अगला एग्जाम्पल है हमारा पीरियडिक मोशंस का। पीरियडिक का मीनिंग होता है जो कंटिन्यूसली बार बार रिपीट हो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। जैसे पीरियड लगते हैं ना, आधे घंटे बाद पीरियड चेंज हो जाता है, तो पीरियड का मतलब क्या होता है, एक टाइम पीरियड के बाद, एक अंतराल के बाद, उसके बाद क्या होगा, वो फिर से रिपीट होगा। तो कोई भी ऐसा मोशंस जो पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट हो बार बार,
उसको हम बोलते हैं पीरियडिक मोशन। जैसे कॉमन से एग्जांपल में लेता हूँ पेंडुलम का। पेंडुलम बार बार क्या करता है, आगे पीछे की तरफ मूव कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है हमारा, ये भी पीरियडिक मोशंस को फॉलो कर रहा है, यानी कि रिपीटेड मोशन है, टू एंड फ्रो मोशन है। जैसे मैंने झूले का एग्जांपल लिया, स्विंग आगे आएगा पीछे जाएगा, तो वो भी किसका एग्जांपल हो गया, हमारा पीरियडिक मोशंस का हो गया। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा आपको। थर्ड है हमारा रैंडम मोशन, यानी कि जिसको हम बोल देंगे जिगजैग मोशंस। टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी मोशन है वो हमारा रैंडम मोशन। मैंने कागज लिया, कागज का टुकड़ा मैंने ऊपर से छोड़ दिया, वो इधर जा रहा है इधर जा रहा है कहीं भी जा रहा है, एक ऐसा मोशन है जिगजैग मोशन है। पक्षी हवा में उड़ रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं, वो भी क्या हमारे जिगजैग मोशन है। जानवर भी ये सारे के सारे मोस्टली जिगजैग मोशन या रैंडम मोशन को फॉलो करते हैं। उम्मीद है आपको ये टाइप ऑफ मोशन क्लियर हो गए होंगे। ये हम कैसे क्लासीफाई कर रहे हैं, ये क्लासीफाई कर रहे हैं उनके पाथ के बेसिस पर। अगर हम मोशंस को क्लासीफाई करें किसके बेस पर, उनकी स्पीड के बेस पर, जो हम यहाँ पर करने वाले हैं कि जो उनकी स्पीड है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कैसा भी मोशन फॉलो कर रहा है, अगर वो सेम स्पीड से दौड़े जा रहा है, सेम स्पीड से चल रहा है, जिसके लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशंस का मीनिंग क्या हुआ कि अगर वो सेम इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर सेम डिस्टेंस को कवर करता है, तो हम उसके लिए क्या टर्म्स यूज करेंगे, यूनिफॉर्म मोशंस। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है या अपनी स्पीड को घटा रहा है, तो उसके लिए हम टर्म्स यूज करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशंस का मतलब क्या हुआ कि जो उसकी स्पीड है वो फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, या तो वो इसकी स्पीड बढ़ रही है या तो उसकी स्पीड घट रही है, वो उसके लिए टर्म्स क्या यूज करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सपोज करो मेरे पास बाइक है और उसकी जो स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं उसको रन कर रहा हूँ, दौड़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर उसकी स्पीड 40 की ही रहती है तो मैं बोलूंगा कि मेरी गाड़ी की स्पीड कैसी है, इसका मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन। अगर मैंने उसकी स्पीड बढ़ा दी, 50 पे आ गई, 60 पर आ गई, तो उसका मोशन कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। अगर मैंने ब्रेक लगाए, 40 से स्पीड कम हो गई, तो भी कैसा हो गया, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये हमने टाइप ऑफ मोशन डिस्कस किए, ये वाले स्पीड के बेसिस पर थे, ये वाले उनके पाथ के बेसिस पर थे। अब हम अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। ये दो वर्ड हैं, दिखते एकदम सेम हैं बट बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस है क्या एक्चुअली में। बच्चों को लगता है कि हो सकता है कि दोनों के दोनों वर्ड सेम ही हो, डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोल देते हो, बट एक्चुअली में ऐसा है नहीं, थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस होता है। तो वही हम जानने की कोशिश करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो ये मैंने ग्राफ बना रखा है यहाँ पर, और ये दो का क्या दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है, और ये जो डिस्टेंस दे रखा है ये मीटर के अंदर दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर हमने 0 से स्टार्ट किया, मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और मैं पहुँच गया पॉइंट ए के पास। जब मैं पॉइंट ए पे पहुंच गया तो मैंने जो पाथ कवर कर लिया, कितना कर लिया, 10 मीटर का कर लिया। ए के बाद फिर मैं पहुंच गया बी पॉइंट पर। जब मैं बी पॉइंट के ऊपर पहुंचा तो मैंने जो टोटल पाथ कवर कर लिया वो कितना कर लिया, 24, ठीक। तो यहां पर मैंने जो टोटल पाथ किया कवर वो कितना कर लिया, 24, ठीक। उसके बाद मुझे याद आया कि कुछ सामान मेरा घर पे रह गया, तो मैं क्या कर रहा हूं, वहां से वापस आ गया, वापस आया सीधा कहां गया, ओ पॉइंट के ऊपर आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा है सवाल। तो मैंने क्या करा, 24 का जो पाथ पहले ट्रेवल किया था, फिर से मैंने 24 का पाथ ट्रेवल किया, तो अब मेरा टोटल पाथ कितना कवर हो गया। अब मैंने टोटल पाथ जो कवर किया है वो कितना हो गया, पहले 24 किया, घर वापस आया, फिर मैंने 24 कवर किया, तो टोटल पाथ मैंने कितना कवर किया, 48 मीटर। ये बात समझ आ गई। तो जो भी मैंने टोटल पाथ कवर किया है इसके लिए हम टर्म्स यूज करते हैं डिस्टेंस। तो मैं यहां पर बोलूंगा कि मैंने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 48 मीटर। तो यहां पर लिखा है मैंने डिस्टेंस के नीचे एक्चुअल पाथ, यानी कि जितना भी टोटल पाथ फॉलो किया जा रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। मैंने कहानी शुरुआत करी थी, कहां से शुरुआत करिए, 0 से, ओ पॉइंट से मैंने यहां से चलना शुरू किया। तो यानी कि जो मैंने चलना शुरू किया यही मेरा था इनिशियल पॉइंट, यानी कि प्रारंभिक बिंदु। इनिशियल पॉइंट का है मेरा ओ। जब मैंने यहां से चलना शुरू किया बी पर आ गया, बी से वापस आ गया मैं फिर से ओ पे। मेरी जो जर्नी थी उसका एंड कहां हुआ, वो भी हुआ ओ पे। कहां हुआ है मेरा, ओ पे। तो मेरा फाइनल पॉइंट भी कहां है, ओ है। तो इनिशियल और फाइनल दोनों पॉइंट मेरे यही हैं, और दोनों के बीच में जो गैप है, जो डिफरेंस है, वो क्या है हमारा, 0 का, क्योंकि मैंने यहीं से शुरू करी और एंडिंग भी मेरी वहीं आ गई। तो
स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो गैप होगा उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो यहां पर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था इनिशियल और फाइनल के बीच में जो गैप था वो हमारा क्या था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहां पर 0 मीटर। ठीक, यहां पर मैं लिख देता हूं, ये क्या है हमारा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट पाथ। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा क्या है? 0 मीटर, जिसको हमने क्या बोला? ये डिस्प्लेसमेंट। तो इस एग्जांपल के अंदर डिस्प्लेसमेंट हुआ है 0 मीटर का और डिस्टेंस मैंने कवर किया है 48 मीटर का। तो उम्मीद है आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा। एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम देखेंगे डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। अब मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिए कॉमन से, जिसके अंदर हम जानेंगे कि एग्जैक्टली में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर ये 4 एग्जांपल हो गए तो इसका मतलब आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो स्टार्टिंग करते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी है। सपोज करो मैंने यहाँ इस पॉइंट से चलना शुरू किया, ये पॉइंट ए है, और यहाँ से मैं गया ऊपर की तरफ को, और ऊपर की तरफ मैंने डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर दिया? 3 मीटर का। ठीक है, 3 मीटर में ऊपर गया। उसके बाद मैंने राइट साइड मुड़ने के बाद यहां पर गया पॉइंट सी की तरफ, और यहां बी पॉइंट से सी की तरफ जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया मैंने? 5 मीटर का। उसके बाद मैं सी पॉइंट से फिर नीचे की तरफ आ गया और कहां पर पहुंच गया मैं? पॉइंट डी पर, और पॉइंट डी पर आने पर मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 3 मीटर का। अब आपको यहां पर फाइंड करना है कि मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है और कितना डिस्प्लेसमेंट मेरा हुआ है। 1 मिनट वीडियो को पॉज करके फाइंड आउट करो कि कितना डिस्टेंस आएगा, कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा। अगर हम बात करें डिस्टेंस की, जो डिस्टेंस होता है हमारा क्या होता है? एक्चुअल पाथ, टोटल पाथ कितना कवर किया है। अगर हम एक्चुअल पाथ देखें तो 3 मीटर ये, 5 मीटर ये, फिर 3 मीटर ये। तो जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या हो गया? 3 + 5 + 3, तो टोटल हो गया ये 11 मीटर। तो 11 मीटर क्या हो गया हमारा? डिस्टेंस। समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अब हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल प्लेस। इनिशियल और फाइनल के बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है, छोटा रास्ता है, उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, वो कितना है? ऊपर 5 है तो ये भी 5 ही होगा, क्योंकि 3 मीटर ऊपर गया, 3 मीटर नीचे भी आ गया, तो ये कितना होगा? 5। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 5 मीटर, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है हमारा? ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक, अब इस एग्जांपल के अंदर यहां पर पॉइंट ए से मैंने चलना शुरू किया, और मैंने चलना शुरू किया ये वाले रास्ते पर। ये जो रास्ता है यहां से गया मैं और कहां गया? बी पॉइंट पर पहुंच गया। अब बी पॉइंट पर पहुंचने के बाद आपको बताना है कि मैंने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है और डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल किया है या कितना कवर किया है। ठीक, तो कोशिश करो फाइंड करने की। सेम टू सेम वही। अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट ए और बी, ये मेरा इनिशियल, ये मेरा फाइनल, ये मेरा इनिशियल पॉइंट, ये मेरा फाइनल पॉइंट, इनके बीच का सबसे छोटा रास्ता, शॉर्टेस्ट रास्ता कितना दे रखा है? 10 मीटर दे रखा है। तो ये 10 मीटर क्या होगा? डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा? ये 10 मीटर होगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ है। तो डिस्टेंस कितना हो गया? सॉरी, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 10 मीटर का। अब आपसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ये है डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस क्या है? ये है डिस्टेंस। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये क्या दे रखा है? ये सर्कल का आधा दे रखा है, यानी कि सेमी सर्कल दे रखा है। और सेमी सर्कल का क्या ये है हमारा सरकमफ्रेंस। और आपको अगर याद आ रहा हो कि सर्कल का जो पूरा सरकमफ्रेंस होता है, अगर हम इसको मैं अज्यूम कर लूं पूरा ही, तो सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2πr। ठीक है, मैथ्स के अंदर पढ़ा होगा। तो सर्कल का पूरा सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2πr। अब ये है आधा, तो 2πr को मैंने आधा कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना बचा? ये पाई और r। तो यानी कि जो मैंने डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो कितना क्या है? पाई r। अब यहां पर r की वैल्यू क्या होगी? ये हमारा क्या होता है? डायमीटर। डायमीटर को अगर हम आधा करते हैं तो हमारी क्या निकलती है? रेडियस। अगर हमारा डायमीटर 10 मीटर का दे रखा है
तो रेडियस कितनी हो गई 5। आर की वैल्यू यहां पर 5 पुट कर देंगे और पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 लिख दो। 3.14 इंटू 5, इसकी मल्टीप्लाई करोगे, ये कितना रहेगा हमारा 5 4 जा 20, 0, 5 1 जा 5 to 7 और 5 3 जा 15, 15.70। ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना कवर किया हमने 20.70 और डिस्प्लेसमेंट कितना था इस केस के अंदर 10 मीटर का। अब हम आते हैं थर्ड वाले एग्जाम। थर्ड में देखो मैंने ए से स्टार्ट किया यहां पर चलना बी की तरफ को और कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 4 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। फिर बी के बाद मैंने ऊपर की तरफ गया हूं मैं यहां पर और कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 3 मीटर का। अब यहां पर मैं आपसे पूछूं कि डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो फटाफट से कैलकुलेट करो, बताओ मुझे। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो हमारा क्या होता है एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ कितना मैंने कवर किया 4 मीटर प्लस 3 मीटर, यानी कि 4 + 3 7 मीटर। ये क्या आ गया हमारा डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है शॉर्टेस्ट। तो ये इनिशियल है, ये फाइनल है, इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो है ये। अब ये वाली वैल्यू कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, जो जनरली हम पढ़ते हैं 8th 9th क्लास के अंदर। पाइथागोरस थ्योरम में क्या पढ़ते हैं कि ये जो हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है, इसके सामने वाली जो हमारी लाइन है इसका स्क्वायर इन दोनों स्क्वायर के सम के बराबर होता है। अगर कुछ याद आ रहा होगा तो ये जो हमारी लाइन है AC का जो स्क्वायर है बड़ी वाली लाइन का होल स्क्वायर दो छोटी वाली लाइन के होल स्क्वायर के सम के बराबर होता है। अब इसका होल स्क्वायर क्या हो गया 3 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कितना हो गया 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, इन दोनों को सम कर दिया, आ गया वैल्यू 25। तो AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है 25 और AC की वैल्यू कितनी आ गई, AC की वैल्यू आ गई 5, क्योंकि 25 का जब रूट करोगे अंडर रूट तो वैल्यू आएगी 5। तो ये हमारा कितना निकल कर आया 5। तो डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अगले फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो जरा, यहां पर ये पॉइंट A है और मैंने यहां से चलना स्टार्ट करा। ये जो हमारा इस बार जो हमारा पाथ है वो है कैसा, एक सर्कुलर शेप के अंदर। ये वाला मैंने पाथ फॉलो किया है और पाथ फॉलो करते हुए मैं वापस A पॉइंट पर आ गया, इसी पॉइंट पर आ गया। ठीक है, तो यहां पर जरा ध्यान से देखो, अगर मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो गया, मेरा इनिशियल भी यही था फाइनल भी यही है, तो यानी कि कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट 0 डिग्री, क्योंकि मैंने यहीं से शुरू किया और यहीं पर आकर खत्म हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0 मीटर का। अब मैं बात करूं डिस्टेंस कितना होगा यहां पर, और डिस्टेंस क्या है मेरा, जो मेरा एक्चुअल पाथ है ये वाला, यानी कि एक सर्कल है और सर्कल के क्या निकालनी है हमें, सर्कमफ्रेंस निकालनी है। और सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2πr। अब इसमें r की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 7, तो यहां पर वैल्यू पुट कर दो। यहां पर सेमी सर्कल नहीं है, इस वाले कंडीशन में सेमी सर्कल था तो मैंने 2πr को 2 से डिवाइड करा था क्योंकि आधा था। यहां पर पूरा का पूरा सर्कल है, होल सर्कल है, तो सर्कल को मैंने क्या लिया यहां पर सर्कमफ्रेंस 2πr। वैल्यू आ गई 2, पाई की वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी 22/7 और r की वैल्यू कितनी यहां पर 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 2 मल्टीप्लाई करो 44 मीटर। ठीक, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे चारों के चारों। अगर ये चारों क्लियर हो गए तो मैं गारंटी देता हूं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो चुका है। एक चीज और याद रखना कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये हमारा वैल्यू, इसकी आपने देखा होगा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 भी आती है, हो सकती है 0। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, और ये वैल्यू माइनस भी हो सकती है। ये आपको याद रखना है, किसकी वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। अगर मैंने रेफरेंस पॉइंट लिया यहां से ऊपर से, ये चौक लिए मैंने यहां पर, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, अभी हम रेफरेंस की बात करें, मैंने उसको ऊपर फेंक दिया और जब ऊपर फेंका तो जो इसकी वैल्यू जो हम डिटरमाइन करेंगे वो हम वैल्यू डिटरमाइन करेंगे पॉजिटिव के अंदर। तो इसने जो डिस्टेंस कवर किया वो प्लस का था, उसके बाद आके ये नीचे चली गई। ठीक है, नीचे जाने के बाद क्या हुआ कि अगर हम ऊपर वाले को पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं तो नीचे वाले को हम क्या कंसीडर करेंगे, नेगेटिव। तो इसका इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट वो नीचे गिर गई जमीन पर, तो यहां पर जो इसने डिस्प्लेसमेंट शो करेगी वो कैसी वैल्यू होगी, हमारी नेगेटिव की वैल्यू होगी। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, याद रखना। बट जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होगा या फिर हम 0 बोल सकते हैं।
वो भी कब, अगर कोई कंडीशन रेस्ट के अंदर है। तो याद रखना डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा जीरो या फिर पॉजिटिव ही रहेगा। जीरो नहीं बोलेंगे, जीरो जब होगा जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट के अंदर है, ठीक है, हमेशा ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो उम्मीद है आपको ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक के। हमारा अगला टॉपिक है स्पीड वर्सेस वेलोसिटी। अब दोनों में कॉमन डिफरेंस क्या होता है। जैसे अभी तक हमने सीखा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हमने छोटा सा बारीक सा डिफरेंस देखा था कि जो एक्चुअल पाथ था वो था हमारा डिस्टेंस और जो शॉर्टेस्ट पाथ था वो था हमारा डिस्प्लेसमेंट। अगर यहाँ पर मैं देखूँ स्पीड एक्चुअली में होती क्या है, आपने देखा होगा गाड़ियों के अंदर जो मीटर होता है उसके अंदर स्पीडोमीटर होता है और स्पीडोमीटर हमें दिखाता है कि गाड़ी की जो स्पीड है वो 40 की स्पीड है, 50 की स्पीड है, 60 की स्पीड है, 100 की स्पीड है। वो 100 की स्पीड का मीनिंग क्या हुआ, आपने देखा होगा बाइक के अंदर वो मीटर आता है। तो 100 की स्पीड का मीनिंग एक्चुअली में होता क्या है कि वो गाड़ी अगर 100 की स्पीड से चल रही है तो वो 1 घंटे के अंदर 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। अगर मैं बाइक को 60 की स्पीड से चला रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरी बाइक है वो 1 घंटे के अंदर 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। यही दिखाता है हमारा स्पीडोमीटर। तो वही है स्पीड की जो मीनिंग है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं स्पीड, द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। अगर मैंने पर यूनिट टाइम यानी कि 1 घंटा लिया, 1 घंटे के अंदर कोई ऑब्जेक्ट हमारा 70 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो उसकी स्पीड कितनी रहेगी, 70 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर देखो जो स्पीड हम निकालते हैं एवरेज, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है और कितने टाइम पीरियड के अंदर ट्रैवल किया है। अगर हम उसको डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे टाइम से तो हमारा क्या निकल के रहेगा, उसकी स्पीड। यहां पर v से हम रिप्रेजेंट करेंगे स्पीड को, टोटल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे s से और टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे हम t से। तो v इक्वल टू एस अपॉन में t। ठीक, s यानी कि जो हमारा डिस्टेंस है वो जनरली हम किस में लेते हैं, या तो हम किलोमीटर के अंदर मेजर करेंगे या फिर मीटर के अंदर मेजर करेंगे। और टाइम को हम या तो आवर के अंदर लेंगे या फिर हम सेकंड के अंदर लेंगे। आपको याद रखना है अगर हम डिस्टेंस को किलोमीटर में मेजर कर रहे हैं तो हम टाइम को आवर के अंदर लिखेंगे, और अगर हम डिस्टेंस को मीटर के अंदर लिख रहे हैं तो हमारा जो टाइम होगा वो हमारा सेकंड के अंदर होगा। ये यूनिट कन्वर्जन के अंदर हम अभी डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। सपोज करो एक गाड़ी है मेरे पास और मेरे को मुंबई जाना है, यहाँ से 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस है लगभग, ऑलमोस्ट हमने एज्यूम कर लिया। अब उसको लग गए कितने घंटे, सपोज करो 10 घंटे लग गए मेरे को यहाँ से वहाँ जाने में। ठीक है, तो आप उम्मीद कर सकते हो कि कितने की स्पीड से मेरे को जाना पड़ेगा। अगर मुझे यहाँ से मुंबई जाना है 10 घंटे में पॉसिबल है, अगर मैंने आपसे पूछा कि कितने की स्पीड से जाना पड़ेगा तो आप फाइंड आउट करो। जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना मेरा 2000 किलोमीटर, और जो टाइम है मैं कितना बता रहा हूँ 10 घंटे। 10 घंटे यानी कि टोटल टाइम हमारा 10 आवर हो गया, और 0 से 0 कैंसिल हो गया यानी कि 200 की स्पीड। अगर मैं 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलूंगा तब जाकर के पॉसिबल होगा मेरे को वो डिस्टेंस ट्रैवल करना। इतना तो पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर मैं 10 की जगह 20 घंटे ले रहा हूँ वहाँ जाने में, तो आपको फाइंड आउट करना है स्पीड कितनी होगी। इसको 20 से डिवाइड कर दोगे और 2 से कैंसिल हो जाएगा तो वहाँ पर हमारी स्पीड कितनी आएगी, 100 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अभी हम इस पर एक एग्जाम्पल लेंगे एनसीईआरटी का। अब यहाँ पर बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी एक्चुअली में होती क्या है, जो वेलोसिटी होती है वो भी स्पीड ही होती है ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए डेफिनेट डायरेक्शंस। जैसे हम पढ़ रहे थे कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो भी क्या होता है, उसके साथ डेफिनेट डायरेक्शंस होती है। यानी कि डेफिनेट डायरेक्शंस का मीनिंग होता है कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वहां पर डायरेक्शंस दे रखी होगी मेंशन, जैसे इनिशियल और फाइनल पोजीशन दे रखी है। इनिशियल का है, फाइनल का है, यानी कि उनके बीच में क्या दे रखा है, डायरेक्शंस का मेंशन है। तो इस डिस्प्लेसमेंट से जो भी हम स्पीड निकालते हैं उसके लिए अलग नाम दे दिया, जिसका नाम दे दिया वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है, एक्चुअली में है ये भी स्पीड ही। ठीक है, बट अंतर क्या है, वेलोसिटी में हम क्या देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, यानी कि डायरेक्शंस देखते हैं। अगर इस डिस्टेंस के अंदर डायरेक्शंस दे रखा है तो उसका नाम रहता है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2। ये हमारा फॉर्मूला किसका है, एवरेज वेलोसिटी निकालने का। इनिशियल यानी कि जो शुरुआत वाली वेलोसिटी है, शुरुआत में जो स्पीड है उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे u से। फाइनल वाली जो वेलोसिटी है अंत के अंदर जो पहुंची उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया v से। u प्लस वी अपॉन में 2, ये हमारा किसका फॉर्मूला बन गया, एवरेज वेलोसिटी का। तो एवरेज वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी की भी ऐसा यूनिट सेम होती है स्पीड की तरह। जैसे हमने देखा स्पीड का फॉर्मूला क्या था, एस अपॉन में टी। स्पीड क्या होती है हमारी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और डिस्टेंस मैंने किस में मेजर किया, किलोमीटर के अंदर, और टाइम मैंने किस में मेजर किया, आवर के अंदर।
तो जो मेरी स्पीड निकलेगी उसकी एसआई यूनिट क्या रहेगी, किलोमीटर पर आवर। यही यूनिट होती है हमारी वेलोसिटी की भी, क्योंकि वेलोसिटी भी हमारा क्या है, एक तरह से स्पीड ही है। तो दोनों आपको सेम ही चीज दे रखी होंगी, बट डिफरेंस किस में दे रखा होगा कि वहां पर डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में दे रखा है या नहीं दे रखा है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक्सरसाइज एनसीईआरटी का ये 7.3। अब एग्जांपल 7.3 ये आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, इसको जरा ध्यान से पढ़ो। इसमें क्या दे रखा है, जो एक ऊषा है, और ऊषा क्या करती है, एक लॉन्ग पूल के अंदर जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है, 90 मीटर दे रखी है। 90 मीटर लंबा पूल है और उसके अंदर वो स्विमिंग करना स्टार्ट कर देती है। तो वो एक एंड से स्टार्ट करती है, यहाँ चली जाती है, 90 मीटर वो डिस्टेंस ट्रैवल करती है, फिर वो वापस आ जाती है। टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, 180 मीटर। और 180 मीटर का डिस्टेंस कितने टाइम के अंदर ट्रैवल किया उसने, केवल 1 मिनट के अंदर डिस्टेंस ट्रैवल किया। समझ में आ गया? तो 1 मिनट का टाइम लिया उसने, कितना, वो चली भी गई और वो वापस भी आ गई, यानी कि टोटल 180 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया इसने। तो यहाँ पर जो भी गिवन होगा सबसे पहले आप वो लिखोगे। तो आपका जो डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस कितना दे रखा है यहाँ पर, 90 मीटर उसने पहले जाने में ट्रैवल किया, 90 मीटर फिर वापस आने में। तो टोटल हो गया 90 प्लस 90, यानी कि 180 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक, अब आपसे पूछा क्या गया, इसके अंदर पूछा क्या गया है आपसे, एवरेज स्पीड भी निकालनी है और एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है, यानी कि स्पीड भी निकालनी है और एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है, दोनों फाइंड आउट करना है। ठीक, आपको पता है वेलोसिटी से क्या निकलता है, डिस्प्लेसमेंट से क्या निकलता है, वेलोसिटी निकलती है, और डिस्टेंस से क्या निकलता है, डिस्टेंस से निकलती है स्पीड। अब यहाँ पर देखो टाइम भी गिवन है, टाइम इज ऑल्सो गिवन। टाइम कितना दे रखा है, 1 मिनट, जिसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 60 सेकेंड। ठीक, अब फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर स्पीड वाला। तो हमने अभी क्या पढ़ा था, स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, यही फॉर्मूला होता है। अब टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया, टोटल 180 मीटर, और टोटल टाइम कितना लगा उसको, 60 सेकेंड। अब इसको डिवाइड करोगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 3 जा 18, यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड। ये क्या निकला हमारा, ये निकली एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड हमने कैसे निकाली, एवरेज स्पीड निकाली, जो भी उसने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया था उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया, एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है, उम्मीद आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। तो यहां पर वेलोसिटी देखेंगे, तो जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, स्पीड की जगह वेलोसिटी आ गया, डिस्टेंस की जगह हमारा क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो यहां पर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 90 मीटर उसने ट्रैवल किया, 90 मीटर फिर वापस आ गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0, और टाइम लगा उसको 60 सेकंड का। तो 0 को 60 से डिवाइड करोगे, आंसर आएगा 0 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड इज द 3 मीटर पर सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी इज द 0 मीटर पर सेकेंड। आई होप इट्स क्लियर टू यू, आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो के अंदर हम अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट होता है आपको तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू।